अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ऑपरेशन रिसर्च के 11th लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जो डिस्कस करेंगे ये रिकमेंडेड बुक जो आप लोगों को लगवाई गई है, ऑपरेशन रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन 8 एडिशन, या इसका 9 एडिशन भी मिल जाए, या जो भी एडिशन मिल रहा है, थोड़ी माइनर चेंजेस हैं। हमदी ए ताहा की बुक इसमें से डिस्कस करेंगे, जिसका चैप्टर 3 द सिंप्लेक्स मेथड एंड सेंसिटिविटी। सिंप्लेक्स मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले रिवीजन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स, उनके मॉडल्स को, लीनियर प्रोग्रामिंग के मॉडल्स को सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड, और इसी तरह से समरी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, जो समरी है वो डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स मेथड की। इसके बाद व्हाट इज़ आर्टिफिशियल वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। एट द एंड हम डिस्कस करेंगे व्हाई वी हैव टू इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों इंट्रोड्यूस करवाए, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ये 4 टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिवीजन फॉर दी सिंप्लेक्स मेथड के लिए, उसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि हम सिंप्लेक्स मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए रेडीमेक्स मॉडल है, उसको एक्सप्लेन पहले कर चुके हैं, जिसमें ये है कि मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, और इस मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में कुछ कांस्टेंट्स हैं। 2 कांस्टेंट्स रॉ मटेरियल के लिहाज से हैं, एक मार्केट लिमिट के लिहाज से है, और एक डिमांड लिमिट के लिहाज से। ये 4 हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, और इसी तरह से मैक्सिमाइजेशन का हमारे पास जो है वो इसका मैक्सिमाइजेशन का मॉडल है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं बाय सिंप्लेक्स मेथड, इसकी रिवीजन करते हैं। सिंप्लेक्स मेथड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो इक्वेशंस थी, इसमें हमने सारे स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस पहले करवा दिए हैं, यानी कि ये सारी लेस देन वाली इक्वेशंस थी, लेस देन आर इक्वल टू, ये भी लेस देन आर इक्वल टू, ये भी लेस देन आर इक्वल टू, कांस्टेंट्स थी सारी। तो उसमें प्लस S1 प्लस S2 लेफ़्ट साइड पे कर दिया, तो इस तरह से ये स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिए हैं। तो इसको हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, इन इक्वेशन फॉर्म। तो अब इन इक्वेशन फॉर्म के बाद, इसके बाद हमने देखना होता है कि इसके साथ एसोसिएटेड वेरिएबल्स कैसे हैं। तो अब S1 S2 S3 S4 ये सारे स्लैक वेरिएबल्स हैं, ऑफ द कांस्टेंट स्लैक वेरिएबल हैं। तो इसका मतलब है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने ऐसे लिख दिया z-5x1 -4x2, इस तरह की शक्ल में। इन दिस मैनर दिस स्टार्टिंग सिंप्लेक्स मेथड या टेबल ऐसे बन जाएगा, टेबलो कुछ ऐसा बन जाएगा। बेसिक वेरिएबल्स इधर होंगे। अब बेसिक वेरिएबल्स वही जो हमने स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। बेसिक वेरिएबल 4 हैं, तो इसका मतलब है नॉन बेसिक वेरिएबल टोटल 6 थे। तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हमारे पास जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, बाकी वेरिएबल्स 6 टोटल थे। तो नॉन बेसिक वेरिएबल जो आ गए वो हमारे पास 2 आ गए। तो नॉन बेसिक वेरिएबल, या इनको ज़ीरो वेरिएबल्स कहते हैं, इनकी वैल्यू ज़ीरो पुट करने के साथ ये टेबल में जब इनकी वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे इक्वेशंस में, तो अब यहाँ पे जो x1 x2 ज़ीरो पुट किया तो s1 की वैल्यू आ जाएगी, x1 x2 ज़ीरो पुट किया तो इसी तरह दूसरी कांस्टेंट में s2 की वैल्यू आ जाएगी, थर्ड कांस्टेंट में x1 x2 को ज़ीरो पुट किया तो s3 की वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह से फोर्थ कांस्टेंट में s4 की वैल्यू आ जाएगी। इसको, इन वैल्यूज़ को हम निकाल सकते हैं। निकालने के बाद हम इस टेबल में पुट कर देते हैं। s1 के लिहाज से भी वैल्यू पुट कर देते हैं, S2 के लिहाज से, S3 के लिहाज से भी, और S4 के लिहाज से भी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं जो सामने ये टेबल में दी गई हैं। तो इनको पुट करने के बाद वैल्यूज़ जो आई कुछ इस तरह से आई, ये z=0, और इसी तरह से S1 आ गया 24, S2 6 आ गया, S3 1, और S4 जो है वो 2 आ गया। तो अब इसमें हमने पुट करने के बाद हमने ये चीज़ चेक करनी होती है, क्या इसमें ये कैसा सलूशन है, इसमें जो है मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, फिजिबल है या नहीं है।
तो इसकी डेफिनेशन भी दोबारा रिकॉल करते हैं। इसके साथ ही हम सबसे पहले देखेंगे ज़ीरो, अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो ज़ीरो के अंदर जो भी मोस्ट नेगेटिव है उसको हम इंटरिंग वेरिएबल कह देंगे। x1 यहाँ पे जैसे मोस्ट नेगेटिव है, -5 मोस्ट नेगेटिव है। मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो मोस्ट नेगेटिव देखेंगे, और अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो मोस्ट पॉजिटिव देखेंगे। तो ये मोस्ट नेगेटिव -5 था, ये इंटरिंग वेरिएबल x1 आ गया। तो अब लीविंग को चेक करने के लिए अब इसी कॉलम की जो इंटरिंग वेरिएबल कॉलम है, या इंटरिंग कॉलम कहते हैं इसको, इस पूरे के पूरे कॉलम को, जिसको पीवोट कॉलम भी कहते हैं और इसको पीवोट रो कहते हैं, तो इस पीवोट कॉलम या पाइवोट कॉलम बाज़ औक़ात बोलते हैं। तो पाइवोट रो या पाइवोट कॉलम के अंदर जो एलिमेंट होगा जो दोनों कॉलम और रो को क्रॉस करता हुआ, ये पाइवोट रो कहलाएगा, पाइवोट एलिमेंट कहलाएगा। और पाइवोट रो को मालूम करने के लिए या पीवोट रो को मालूम करने के लिए हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको डिवाइड करेंगे सोल्यूशन के ऊपर। तो रेशो मालूम करेंगे, जैसे ये सामने रेशो मालूम की हुई है, तो रेशो मालूम करेंगे। रेशो जैसे 24/6 और इसी तरह 6/1 और 1/-1 और 2/0, ये सारी ज़ीरो ये रेशोज़ मालूम करेंगे। और इन रेशोज़ में से जो मिनिमम रेशो होगी उसी रो को हम पीवोट रो कहेंगे। तो इस रो को मालूम करने के लिए मिनिमम रेशो मालूम की। अब इन मिनिमम रेशो में से तो सबसे पहले ये भी चीज़ नोट कर लेंगे, हम जो माइनस साइन वाले होंगे रेशोज़ वो भी निगलेक्ट कर देंगे, और दूसरे नंबर पे जो इन्फिनिटी आएंगी वो भी निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे देखें ये माइनस साइन वाली आ गई, ये भी इग्नोर कर दी, और इन्फिनिटी वाली आ गई, वो भी इग्नोर कर दी। तो इन दो को इग्नोर कर दिया। इन दो में से मिनिमम देखेंगे तो ये 4 आया रेशो, और इसकी रेशो 6 आई, तो 4 रेशो मिनिमम है। इसके लिहाज से ये पीवोट एलिमेंट 6 पीवोट एलिमेंट बन गया। अब इसके बाद पीवोट एलिमेंट कैसे मालूम करते हैं, रिप्लेसिंग दी वेरिएबल दी बेसिक। अब रिप्लेस कर देना है बेसिक वेरिएबल इन दी कॉलम विद दी इंटरिंग वेरिएबल। इस कॉलम का जो इंटरिंग वेरिएबल था उसके साथ इस लिविंग वेरिएबल को लीव कर देना, यानी कि S1 को हम लीव कर देंगे, यहाँ पे X1 को इंटर कर देंगे। और इसके बाद न्यू पीवोट रो मालूम करेंगे, करंट पीवोट रो तकसीम पीवोट एलिमेंट। तो इसको पीवोट एलिमेंट के साथ डिवाइड कर देंगे, तो नई रो आ जाएगी, ये वाली रो आगे, तो नई पीवोट रो आ जाएगी। तो ऑल अदर रोज़ इंक्लूडिंग जी, तो बाकी सारे को सारों को ऐसे करेंगे कि न्यू रो बराबर होगी करंट रो, और यानी कि न्यू पाइवोट रो मालूम करने के लिए तो इसको माइनस इट्स पाइवोट कॉलम कोफिशेंट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशेंट के साथ न्यू पाइवोट रो के साथ, तो ये न्यू रो हासिल हो जाएगी। न्यू पाइवोट रो को 1 करने के बाद उसके साथ कोई एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके इसमें यानी कि करंट रो जो है उसमें ऐड कर देंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि जिसको चेंज कर रहे हैं उसको जस्ट ऐड करेंगे, हम जिसको चेंज कर रहे हैं उसको जस्ट ऐड करेंगे, और बाकी सारे के सारी अब ये करंट रो को चेंज करेंगे, जो भी रो को चेंज करेंगे उसको ऐड करेंगे और दूसरी के साथ माइनस करके, और ये पाइवोट कॉलम कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे। उस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके न्यू पाइवोट रो के साथ तो इसको माइनस कर देंगे, तो न्यू रो आ जाएगी। तो जिस तरह से यहाँ पे निकाली गई है, ये x1 चला गया, ये 1 आ गया, तो इसी तरह से 1 आने के बाद इसको 0 0 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, ऊपर भी नीचे भी। तो इसके लिए हमने वो अप्लाई किया सिचुएशन और सारे अप्लाई कर। तो इसके बाद इसको नेक्स्ट आइट्रेशन में देखेंगे मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, और जब से ये सारे नेगेटिव ख़त्म हो जाएंगे तो फिजिबल सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, और इसको हम
ये आखिर में जो अगर z को सेटिस्फाई करता है ऑप्टिमलिटी कंडीशंस आ जाएंगी, तो इसके अंदर x1 की वैल्यू भी और x2 की वैल्यू भी निकल आएंगी और z की वैल्यू भी निकल आएगी। तो यो जो कि इस तरह से आएगी, इसको हम इस सारे मेथड को जिस तरह से हमने किया, इस मेथड को हम सिंपलेक्स मेथड कहते हैं। जितनी दफ़ा ज़ीरो में माइनस साइन होगा तो उतनी दफ़ा आइटरेटिव फॉर्म अप्लाई होती जाएगी, और अगर इसमें माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, नेगेटिव ख़त्म हो जाएंगे, तो वहाँ पे रोक दिया जाएगा। तो इसी तरह से ये सॉल्व किया हुआ है सारा प्रॉब्लम। नेक्स्ट आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जो क्योंकि रिवीजन में था, पहले आप लोग इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद डेफिनेशंस हैं। इंटरिंग कंडीशन क्या होती है, ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या होती है, तो और फिजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है। द इंटरिंग वेरिएबल इज़ मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन के लिए द नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैविंग द मोस्ट नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यूज। पॉजिटिव वैल्यू मिनिमाइजेशन के लिए या मैक्सिमाइजेशन के लिए नेगेटिव कोफिशिएंट इन द ज़ीरो ties are broken arbitrary. The optimum is reached at the iterative where all the zero coefficients of non-basic variables are non-negative for maximization and non-positive for minimization हो जाए, तो उसको हम ऑप्टिमलिटी कंडीशन कहते हैं। फिजिबिलिटी कंडीशन ये होती है, फॉर बोथ मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम द लिविंग वेरिएबल इज़ बेसिक वेरिएबल। अगर लिविंग वेरिएबल बेसिक वेरिएबल हो तो इसको हम कहेंगे कि ये एसोसिएटेड विद द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशो विद रिस्ट्रिक्टेड पॉजिटिव डिनोमिनेटर टाइज आर ब्रोकन आर्बिट्रेरी। तो इसको हम कहेंगे ये फिजिबिलिटी है। जब तक ये चीज़ नहीं आ रही उस वक्त तक इस कंडीशंस को रिपीट करते रहेंगे। जो स्टेप्स फॉर दी सिंपलेक्स मेथड है, जो कि हमने कहा कि हम समरी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मालूम करेंगे, जो हमने मालूम किया ज़ीरो के लिहाज से नॉन बेसिक वेरिएबल्स और बेसिक वेरिएबल को मालूम करते हुए फिर इंटरिंग वेरिएबल मालूम करेंगे, ऑप्टिमलिटी कंडीशन चेक करेंगे। स्टॉप, अगर यहीं पे ऑप्टिमलिटी कंडीशन है तो स्टॉप कर देंगे, अदरवाइज 3 स्टेप पर पहुंच जाएंगे। थर्ड स्टेप पर लिविंग वेरिएबल यूजिंग फिजिबिलिटी कंडीशन चेक करेंगे, यानी कि रेशो के ज़रिए से चेक करेंगे। डिटरमाइन द न्यू फिजिबल सोल्यूशन, और इस तरह से नया फिजिबल सोल्यूशन है उसको गॉस जॉर्डन मेथड यानी कि पाइवोट एलिमेंट को 1 कर देंगे, ऊपर भी 0 बाकी नीचे भी 0 कर देंगे। इसी तरह से अगर फिर 2 स्टेप पर आ जाएंगे, अगर ऑप्टिमलिटी कंडीशन है तो ठीक, नहीं तो फिर दोबारा थर्ड से फोर्थ पे सो ऑन, इस तरह से आइटरेटिव फॉर्म चलती रहेगी। तो ये सिंपलेक्स मेथड के लिहाज से रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद है आर्टिफिशियल सोल्यूशन, आर्टिफिशियल स्टार्टिंग सोल्यूशन। आर्टिफिशियल सबसे पहले वेरिएबल उस वेरिएबल को कहते हैं जो कि हम खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं नया वेरिएबल के तौर पर, उसको आर्टिफिशियल वेरिएबल या मसनूई वेरिएबल जिसको कह सकते हैं। एज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन 3.3 एग्जाम्पल में हमने ये ज़ाहिर किया कि ये सारी के सारी जितनी भी कॉन्स्टेंट्स थी, ऑल द कॉन्स्टेंट्स आर लेस देन आर इक्वल टू विद नॉन नेगेटिव राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव थी और दूसरे नंबर पे सारी की सारी कांस्टेंट लेस देन आर इक्वल टू की फॉर्म में थी। ऑफर दी कन्वीनियंट ऑल स्लैक वेरिएबल्स, तो इसमें सारे के सारे स्लैक वेरिएबल्स ही थे। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था और स्लैक वेरिएबल थे, और अगर हमारे पास इसमें कोई भी ऐसा नहीं आया, तो इसमें कोई ऐसा नहीं आया कि जिसमें हमने इक्वल टू की फॉर्म में हो या ग्रेटर देन आर इक्वल टू की फॉर्म में हो, कांस्टेंट्स कोई ऐसी नहीं आई। बाकी सारी की सारी लेस देन आर इक्वल टू की फॉर्म में थी, नॉन नेगेटिव राइट हैंड साइड थी, और कन्वीनियंट ऑल स्लैक स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए था। तो अब अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम जो कांस्टेंट्स हैं वो इक्वल की फॉर्म में भी आ जाएं या ग्रेटर देन और इक्वल टू की फॉर्म में आ जाएं या राइट हैंड साइड नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट जो है इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। डेट प्लेज द रोल ऑफ स्लैक वेरिएबल।
अब आर्टिफिशियल वेरिएबल जो होगा वो स्लैग वेरिएबल का रोल प्ले करेगा, क्योंकि हम इसमें स्लैग वेरिएबल तो इंट्रोड्यूस करवा नहीं सकते ग्रेटर देन वाले फॉर्म में, कांस्टेंट्स में। वहाँ पे सरप्लस वेरिएबल आएगा पहले, और उसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल जो इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो प्ले रोल करेगा एज अ स्लैग वेरिएबल एट द फर्स्ट आइट्रेशन, एंड दिस डिस्पोज एट दी, और इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा, लेटर आइट्रेशन में वो ख़त्म हो जाएगा। टू क्लोजली रिलेटेड मेथड्स आर इंट्रोड्यूस्ड, इसके लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए दो मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एक मेथड है एम मेथड, जिसको एम टेक्निक भी कहते हैं, फॉर सॉल्विंग आर्टिफिशियल स्टार्टिंग सोल्यूशन के लिए। तो एम मेथड और दूसरे नंबर पे टू फेस मेथड, ये दो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू की फॉर्म में थी या अकेली इक्वल टू की फॉर्म में थी। अब अकेली इक्वल टू में फॉर्म में पहले इक्वेशन है, ना इसमें स्लैग वेरिएबल आ सकता है ना सरप्लस आ सकता है, और दूसरी में ग्रेटर देन वाले में सरप्लस वेरिएबल आएगा, स्लैग नहीं है। तो इस वजह से स्लैग इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल, बड़ा सारा आर्टिफिशियल वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम आर्टिफिशियल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। तो अल्लाह हाफिज़।